तो हम लोग बात करते हैं क्लास 12th के जो है प्रोबेबिलिटी चैप्टर के बारे में, ठीक है ना, जो कि हमारा क्लास 12th का है और ये 13th चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे हम लोग का है कौन सा चैप्टर, प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो जो हम लोग 12th मतलब ये जो हम लोग का 12th है क्लास, इसमें जो हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, इसमें हमारा जो प्रोबेबिलिटी होता है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बात करते हैं कि किस तरीके के मतलब क्वेश्चंस, किस तरीके के जो है प्रॉब्लम्स हमको मिलेंगे। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी तो हमको फाइंड करना होगा, लेकिन साथ ही साथ इसमें हमें कंडीशन दिया होगा पहले से, मतलब आपको इवेंट भी दिया होगा, साथ ही साथ कंडीशन भी दिया होगा। तो इसमें सिंपल फार्मूले हैं। अगर हमारे पास दो इवेंट हैं ई और एफ, ठीक है, किसी सैम्पल स्पेस के एस के, ठीक है, तो उस केस में हमको बस फार्मूला मिलता है पी। अगर हम निकालें किसका, ई कंडीशन एफ, यानी ई कंडीशन एफ का अगर हम क्या निकालें, प्रोबेबिलिटी निकालें, तो इसका फार्मूला होता है पी और ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे हम लोग लिखते हैं पी एफ। मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये सिंपल डिवाइड का ही रूल है, ई बाई एफ, लेकिन यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ साथ साथ आ गया और ये क्या हो गया, नीचे हम लोग डिवाइड कर दिए पी एफ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल से। इसी को हम लोग एक और फॉर्म में लिखते हैं कि अगर हमको पी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालना हो, ठीक है, ये तो फार्मूला होता है बट दोनों प्रोबेबिलिटी के टर्म में है। इसी तरह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी ई एफ जो होता है वो एन ई एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट के टर्म में भी हम लोग लिखते हैं, ई एफ ई इंटरसेक्शन एफ और एन एफ में। तो ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है। तो सिंपल हम लोग बताते चल रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग का क्या हो गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला हो गया और यही फार्मूला हर जगह यूज़ में आता है और ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी के बुक में दी हुई हैं, बहुत अच्छे से दी हुई हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बताते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग बता दे रहे हैं। इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक है ये हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो आपका फॉर्मूले ही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि फॉर्मूले भी ऐसे हैं, आपको समझना इम्पॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी, ये चीज़ हो गया। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होता है, तो सिंपल है कि हमको पता है कि अगर हमारे पास पी ई कंडीशन एफ है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, पी कंडीशन एफ को हम लोग लिखते हैं पी के ही टर्म में हम लोग लिखेंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ अपन हम लोग क्या लिख देते हैं, पी, और नीचे हम लोग पी क्या लिखते हैं, अभी हम लोग ने फार्मूला देखा था तो ई बाई एफ था, तो यहाँ पे भी पी एफ लिख देंगे। अब साथ ही साथ इसको और चीज़ हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं हम लोग का ये कंडीशन है और यहाँ पे हमने कहा कि पी एफ जो होगा वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि पी ई इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू मिली वो हमें मिल गई पी एफ डॉट और क्या मिल गई पी ई, ठीक है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये अल्टरनेट में पी ई, मतलब पी एफ का मल्टीप्लाई कर दिए पी ई कंडीशन यहाँ पे एफ में। तो ये हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम निकालें पी एफ वी का, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था, वैसे यहाँ पे अगर हम पी एफ कंडीशन ई इसका उल्टा का निकालें तो उस केस में यहाँ पे सेम होगा लगभग, क्योंकि ये यहाँ पे ई यहाँ पे पहले था तो यहाँ पे एफ पहले आ जाएगा और यहाँ पे ई हो जाएगा और नीचे जो हमारा क्या हो जाएगा, पी ई ही होगा और यहाँ पे भी सेम कंडीशन देंगे कि पी यहाँ पे ई जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से भी हमको पी एफ इंटरसेक्शन ई का वैल्यू मिलेगा जो कि पी, ठीक है ना, ई डॉट पी एफ ई मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये हम लोग का सेकंड इक्वेशन। अब हम देखें ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से अगर हम देखें तो हमको पता है कि पी एफ ई एफ कंडीशन, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, पी जो एफ इंटरसेक्शन ई है, एफ इंटरसेक्शन ई वो बराबर है पी ई इंटरसेक्शन एफ के, क्योंकि हमको पता है ये चीज़ अल्टरनेट में फॉलो होता है, कम्यूटेटिव होता है जो हमारे इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, इन दोनों को हम लोग को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ये बता रहा है कि इन दोनों को हम लोग को बस इक्वेट करना है। तो इंटरसेक्शन में हम लोगों ने पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को हम लोग ने क्या किया, इक्वेट कर दिया। तो यहाँ पे पी ई यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन एफ, और ये बराबर हो गया किसके, पी, और यहाँ पे ई हो गया और यहाँ पे ये क्या दे दिया, पी एफ कंडीशन ई। तो ये जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला कहलाता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मतलब सिंपल हमको इतना, तो ये तो इसका पूरा आपका प्रूफ हो गया। और यहाँ पे जो नेट है
जो नेट है आपका वो क्या है, आपका ये नेट है जो कि है pf.pef मतलब PE कंडीशन F, जो कि आपका क्या है PE.pf कंडीशन E। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो हम लोग का आता है वो है इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में। इंडिपेंडेंट इवेंट की अब हम बात करते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट का हम लोग बात करते हैं। तो देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, तो ये कंडीशन जो है हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की जो प्रोबेबिलिटी थी उसी से बताते हैं। इसमें नॉर्मल सा दो चीज़ है कि अगर मान लेते हैं हम क्या निकालते हैं PE कंडीशन F निकालते हैं, ठीक है ना। अगर PE कंडीशन F निकालते हैं, अगर वो PE के बराबर आ जाता है, या अगर P हम F कंडीशन E निकालते हैं, अगर वो PF के बराबर आ जाता है, तो यही केस होता है किसका, इंडिपेंडेंट इवेंट का। मतलब हम ये कहेंगे कि E और F क्या हो गया, मतलब E और यहाँ पे F क्या हो गया, E और F क्या हो गया, आर इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट। E और F यहाँ पे क्या हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। तो बस ये नॉर्मल सा क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट का कंडीशन। इसमें ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को नहीं देखनी है, ये यही जो बेसिक चीज़ है ये यूज में आता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, ठीक है ना, वो है बेस थ्योरम। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बेस थ्योरम, जिसका ज़्यादा यूज़ में, मतलब यूज़ इसका ज़्यादा इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में होता है। और नॉर्मल सी इसमें चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें बहुत सी इसका ब्रॉड में इसका फॉर्मूले भी होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये बेस थ्योरम का जब हम बताएंगे तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, देखो पहले यहाँ पे ना आपको बताया जाता है कि पार्टीशन, मतलब यहाँ पे बेस थ्योरम तो हम लोग बताते हैं, तो बेस थ्योरम में हमारा क्या होता है, यहाँ पे पार्टीशन बताया जाता है पहले सैम्पल स्पेस का। पार्टीशन बताया जाता है किसका, ऑफ सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस का पार्टीशन बताया जाता है। अब सैम्पल स्पेस का हम पार्टीशन बताएंगे तो ये चीज़ क्या है, इसका मतलब ये है कि कुछ रूल आपको बताए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास E1 E2 सो ऑन पूरा, मतलब En तक हमारा कुछ इवेंट दिया हुआ है किसी सैम्पल स्पेस S का। उस केस में इसका रूल यही है, पार्टीशन का यही है कि I इंटरसेक्शन, मतलब किसी भी इवेंट का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो वो हमें क्या देगा, मतलब किसी भी इंटरसेक्शन का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको नल सेट देगा, मतलब I जब J के बराबर नहीं होगा तब। और उस केस में I यहाँ पे J यहाँ पे जो है 1 2 3 इसी वैल्यू में रेंज में लाइक कर रहा है, ठीक है। सो ऑन यहाँ पे। और B जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे E1 यूनियन E2 यूनियन, मतलब जितना हम यूनियन सबका निकालेंगे कहाँ तक, En तक। तो ये जो है हमें S दे देगा, यानी सैम्पल स्पेस ही देगा, ठीक है। और मतलब म्यूचुअली इंक्लूसिव है ये। और यहाँ पे ये चीज़ C में है, ये है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का अगर हम निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए सबके लिए। I की वैल्यू या I की वैल्यू अगर हम बात करें 1 2 3 एंड सो ऑन N तक की अगर हम बात करें तो सबका जो है वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए 0 से, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोग ने बता दिया। तो ये क्या है, ये हम लोग ने बताया कि पार्टीशन क्या होगा सैम्पल स्पेस का बेस थ्योरम के अंदर। अब हम बताते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे हम लोग प्रूफ नहीं बताएंगे, ठीक है ना, प्रूफ के लिए अलग हम लोग वीडियो बना देंगे। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग अब बताने जा रहे हैं टोटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, जो कि बेसिकली क्या है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है ये सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट यही है, टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, बेस थ्योरम, यही सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें नॉर्मल सा फार्मूला है कि अगर आपको टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का निकालना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये कहता है कि वो जो सैम्पल स्पेस की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकाल दें तो हर उसके अंदर जितने भी इवेंट है उन सब के सम के प्रोबेबिलिटी के सम के क्या होगा, वो बराबर होगा। साथ ही साथ उसका कंडीशन भी मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए। मतलब हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, मतलब अगर ए है तो ए को यहाँ पर मान लेते हैं कि सैम्पल स्पेस है, और वो E1 E2 E2 सबसे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे E1 या ए कुछ भी मान लेते हैं, तो यहाँ पे हर इवेंट को हम लोग जब ऐड करेंगे तब हमको टोटल प्रोबेबिलिटी मिलेगी, यानी प्रोबेबिलिटी E1 और इसका मल्टीप्लाई कर दिए किसे, प्रोबेबिलिटी A/E1, तो ये, और इसको ऐसे ही प्रोबेबिलिटी E2, जितने इवेंट है सबके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे। तो यहाँ पे A/E2 हो गया, तो इसको ऐसे ही सो ऑन करते जाएंगे, ठीक है ना। और कहाँ तक जाएंगे, पूरा हम लोग En तक जाएंगे, और यहाँ पे PA, ठीक है, कंडीशन यहाँ पे En हो जाएगा। मतलब इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, N यहाँ पे J = 1 हो गया, और यहाँ पे PE J हो गया
और यहाँ पे पी ए कंडीशन क्या हो गया, ई जे हो गया। तो ये चीज़ क्या है, यही चीज़ हमारा है टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम। नॉर्मल सा एक फॉर्मूला है जिसमें आप देख सकते हैं ए जो है, अगर नॉर्मल आप लोग इस पी को हटा के अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ए ही मिल जा रहा है, बट वो ए जो है वो प्रोबेबिलिटी मिल रहा है, वो भी स्मॉलर अमाउंट में। तो सबको सम करेंगे तब आपको टोटल प्रोबेबिलिटी मिलेगी। ये आपका याद करने का तरीका हो गया। और इस तरीके से टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया समेशन और पी ई जे और पी ए कंडीशन ई जे, मतलब जितना भी इवेंट है सबको हम लोग को इसी फॉर्म में करना है। ये टोटल प्रोबेबिलिटी का ये रूल हो गया। अब इसके बाद हम लोग बताते हैं बैस थ्योरम। इसके बाद जो हम लोग बताते हैं ये हम लोग का बैस थ्योरम। बैस थ्योरम भी सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे आपका थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला, वैसे ही बैस थ्योरम का सिंपल सा फॉर्मूला है। तो बैस थ्योरम क्या बताता है, बैस थ्योरम सिंपल, जैसे कि अभी हमने बताया ना, यहाँ पे एक इवेंट हम लोगों ने लिखा था पी ए जे, पी ए कंडीशन ई जे। तो हम लोग को ए कंडीशन ई जे तो पता होता है, लेकिन क्या इसका रिवर्स पता होता है, नहीं पता होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बैस थ्योरम का यूज़ करते हैं। और किसी भी इवेंट की अगर हमको कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उस कंडीशन में इसका मतलब, अगर कोई इवेंट है उसका कंडीशन टोटल प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट में मतलब निकालनी हो तो इसका एक जनरल फार्मूला होता है। इसको हम लोग पहले ऊपर अल्टरनेट में लिख देंगे कुछ इस टाइप का, पी ई आई, और यहाँ पे पी ए कंडीशन ई आई हो जाएगा। और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कैसे हम लोग ने लिखा टोटल प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे ई आई है तो यहाँ पे ए ई आई हो गया। यहाँ पे हुआ क्या, नॉर्मल ये मतलब रिवर्सल, ये अपना इसका ऑर्डर बस चेंज हो गया, मतलब इसका जो पोजीशन है ये बस चेंज हो गया। ए कंडीशन ई आई था, यहाँ पे ई आई कंडीशन ए हो गया। अब नीचे जो है टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग लिखते हैं, मतलब ये जो नीचे जो होता है वो मतलब हम लोग क्या लिख देते हैं, पी ए ही लिख देते हैं, पी ए ही लिख देते हैं। और यहाँ पे इसका फार्मूला तो आप लोग को पता है, पी ए का फार्मूला क्या होता है, जे इक्वल टू 1 से हम लोग बताते हैं एन तक। और यहाँ पे पी ई जे हो जाता है और यहाँ पे पी ए कंडीशन ई जे हो जाता है। मतलब ये नॉर्मल सा हम लोग का क्या है, फार्मूला है। और इसको आप जैसे चाहें वैसे आप कर सकते हैं। नॉर्मल यही फार्मूला आपको किसी भी इवेंट का अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना हो, जब कंडीशन कोई टोटल प्रोबेबिलिटी पर ही हो, मतलब आपको क्या होना चाहिए, जो जो कंडीशन हम लोग बताएं वो फॉलो होना चाहिए। मतलब जो पार्टीशन था सैंपल स्पेस का वो फॉलो होना चाहिए। और टोटल प्रोबेबिलिटी इसी से इसके आगे आ गया। और बस यहाँ पे हम लोग का ये क्या हो गया, हम लोग का बैस थ्योरम हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो आता है इसके इसी चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये है हम लोग का की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करते हैं। रैंडम वेरिएबल और क्या होता है, और इसका प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल का और प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करते हैं। तो रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहली बात क्या करें, कोई भी हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर हम परफॉर्म करें, ठीक है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर कोई भी हम लोग परफॉर्म करें, रैंडम एक्सपेरिमेंट कोई भी हम लोग परफॉर्म करें तो इससे क्या होता है, एक हमको रिजल्ट मिलता है। और जो हमें रिजल्ट मिलता है मतलब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम वेरिएबल कहते हैं। रैंडम वेरिएबल कहते हैं। कहने का मतलब ये है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो वेरिएबल रिलेट होता है, ठीक है ना, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो वेरिएबल रिलेट करता है उसी को हम लोग रैंडम वेरिएबल कहते हैं। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल सा चीज़ है, कुछ यहाँ पे है नहीं। अब बात लास्ट है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। रैंडम वेरिएबल तो हम लोग समझ गए, यानी कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उससे जो वेरिएबल मतलब जो उसका रिजल्ट मिलता है किसी भी इवेंट का, उसको हम लोग नाम दे दिए, उसका क्या है वो रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल को कभी भी एक्स वाई जेड कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या है, तो इसमें नॉर्मल सी चीज़ है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे और साथ ही साथ हम कंडीशन वो रैंडम वेरिएबल का भी अप्लाई करेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कंडीशन ऐसे कुछ हम लोग दिखाते हैं, मतलब हम लोग प्रोबेबिलिटी तो निकालते हैं लेकिन वो थोड़ा सा अलग तरीके से, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल का बताते हैं। ये किसका हम लोग बताते हैं, ऑफ और रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बताते हैं। और यहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ होती है, प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं तो ये तो नॉर्मल निकालना हो गया, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन यहाँ पे हम जब रैंडम वेरिएबल भी अप्लाई कर देते हैं कि x इक्वल टू जो भी है हमारा, ठीक है ना, x
x इक्वल टू 3 है या पी एक्स इक्वल टू 4 या जो भी कंडीशन दे रहा है, इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कभी कभी हम इसका चार्ट भी बनाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, जो जो वैल्यू आता है अब हम लोग इसका चार्ट बना देते हैं। कैसे? ऊपर हम लोग रैंडम वेरिएबल लिख देते हैं, उस रैंडम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग उसी का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे वैल्यू भरते जाते हैं और ये हम लोग का जो कहलाता है, इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, या किसका कहते हैं, रैंडम वेरिएबल का। कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन हम लोग बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे रैंडम वेरिएबल का हम लोग एग्जांपल देते हैं आपको। तो रैंडम वेरिएबल क्या हो गया, सपोज करते हैं हमारे पास कुछ सैम्पल स्पेस है एस, यहाँ पे हेड, ठीक है ना, हेड है, हेड टेल हेड है, और यहाँ पे हमारा क्या है, टेल है। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक्स जो है वो क्या है, नंबर ऑफ हेड एक्स जो है नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन्ड हो गया। तो यहाँ पे मान लिए हम लोग कि x जो है वो क्या है, रैंडम वेरिएबल है। हम लोग ने खुद अपने तरफ से इसको चुन लिया, रैंडम वेरिएबल। क्वेश्चंस में कभी कभी ये गिवन होता है। अब x जो है ये क्या हो गया है, रैंडम वेरिएबल हो गया। अब यहाँ से अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं, मतलब ये एक तरह का इवेंट है। अब इस इवेंट को अगर हम डिफाइन करें, जैसे XHH, हर जो यहाँ पे आउटकम मिला हमें, हर सैम्पल स्पेस में जितने भी एलिमेंट है सबसे हम क्या करें, इसका रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करें, तो हर आउटकम के लिए हमें क्या मिलेगा। जैसे हम हेड की बात करें तो यहाँ पे हम देखें तो नंबर ऑफ हेड कितने हैं, यहाँ पे 2 हो गया। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये रैंडम वेरिएबल तो हम लोग ले लिया, और ये जो रैंडम वेरिएबल हेड के केस में हम लोग को 2 दे रहा है, फिर यही जो है हेड टेल के केस में हमको 1 दे रहा है। इस तरीके का वैल्यू आता है, तो इसी को हम लोग रैंडम वेरिएबल कहते हैं। और बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी की भी बहुत मतलब ईजिली हम लोग इसको बता सकते हैं सिमिलरली, तो उसके लिए हम लोग अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी कैसे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास फिर से एक और कंडीशन कि मतलब हमारे पास सेम चीज़ें होती हैं, और इसके लिए हम लोग एक आपको क्वेश्चन से बताते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन से ही बताएंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 24 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 2 कार्ड आर ड्रॉन सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सफल्ड। यहाँ पे हम लोग लिख भी देते हैं 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम वेल डिफाइंड या ऐसे कह सकते हैं वेल सफल्ड, ठीक है ना। डेक है यहाँ पे एक कार्ड का, 52 कार्ड्स। हमको क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हम लोग क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करना है, ठीक है ना, ऑफ द नंबर ऑफ एसेस। यहाँ पे क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको पता है कि क्योंकि 2 कार्ड ड्रॉ किए जा रहे हैं, तो इसमें ऐसा यही कंडीशन आएगा, एसेस नंबर ऑफ एसेस जो होंगे, वो या तो 0 हो सकते हैं, यानी कि एक भी कार्ड हम ड्रॉ नहीं कर, मतलब एसेस तो ड्रॉ निकालें, लेकिन हमारा 2 ही कार्ड ड्रॉ करना है, तो यानी कि 0 कंडीशन हो सकता है कि एस नंबर जो है 2 हो, मतलब नंबर एस का 0 एक भी ना हो, और एक भी हो सकता है 2 हो सकता है। अब 2 से ज़्यादा तो नंबर ऑफ एस होगा नहीं, मतलब जो एस कार्ड हम लोग निकालेंगे 2 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 2 ही कार्ड ही हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे अब साथ ही साथ ये भी दिया जा रहा है कि जो हमारा ये कंडीशन है ये रिप्लेसमेंट का है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, एक कार्ड निकालते हैं फिर उसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है ना, सक्सेसफुली ऐसे करते। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि ये सारे इवेंट जो बन रहे हैं वो इंडिपेंडेंट बन रहा है। अब कुछ नहीं करना है, अब ये जो है 0 1 2 यही हमारा रैंडम क्या है, वेरिएबल है। ये जो हमारा 0 1 है, क्यों रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि रैंडम वेरिएबल हम लोग मान लिए कि नंबर ऑफ एसेस जो है इसी को हम लोग ने रैंडम वेरिएबल मान लिया। जो नंबर ऑफ एसेस है इसको रैंडम वेरिएबल मान लिया। अब इसी के रिस्पेक्ट में, इसी रैंडम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे, यानी कि पी एक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जब x 0 था, ठीक है ना, तो इसी को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। पी x 0 था, यानी कि क्या कंडीशन बन सकता है, तो ऐसा कंडीशन बनेगा कि पी नॉन एस हो, और मतलब एक कार्ड नॉन एस हो और दूसरा कार्ड भी नॉन एस हो। तो नॉन एस के केस में यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे, क्योंकि एंड है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नॉन एस है, तो नॉन एस का मल्टीप्लाई हम कर देंगे नॉन एस में जो भी प्रोबेबिलिटी हमारी आ रही है, और क्योंकि इंडिपेंडेंट है तब ये फॉलो हो पा रहा है।
तो यहाँ पे ये हो जाएगा 48/52 इंटू 48/52, आपका जो भी आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है 144/169। इसी तरह हम पी एक्स इक्वल टू 0 पे 1 पे निकालेंगे तो हमारा आंसर 24/169 आएगा। फिर इसी तरह हम लोग प्रोबेबिलिटी जो है एक्स इक्वल टू 2 पे निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/169। अब साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग देखेंगे कि सारे प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 होगा। और यहाँ पे अब हम इसका क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे इसको एक्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी को पी एक्स। तो यहाँ पे बस हम लोग का क्या हो जाएगा 0, 1, 2 के केस में हम लोग इसका बस वैल्यू लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी का क्या आया है 1/169, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। सो बस अब ये हो गया हम लोग का पूरा प्रोबेबिलिटी टॉपिक से रिलेटेड। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।